हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, हम कर रहे थे बेटा सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज। 2 वीडियो हम ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है ये देखते हैं। गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल असेट इज नॉट कंसिडर एज ट्रांसफर। बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है ऐसा। कहाँ पढ़ा हुआ है, याद है आपको? ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है सेक्शन 47 में कि अगर हम किसी गिफ्ट को किसी एसेट को गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है शेयर्स अक्वायर्ड अंडर द ईएसओपी, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे शेयर्स अक्वायर्ड अंडर ईएसओपी। अगर आपको ईएसओपी में शेयर मिले हैं और आप उनको गिफ्ट करते हैं तो भी उनको ट्रांसफर माना जाएगा। आपके पास बुक में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है जिसमें उस बंदे को 100 शेयर मिलते हैं और उसमें से वो 25 शेयर गिफ्ट करता है, फिर भी उसको ट्रांसफर माना जाता है और उस पर भी टैक्स लगता है। ओके, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल असेट इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांसफर, पर उसका एक्सेप्शन है कि जो शेयर आपको ईएसओपी में मिले हैं वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट इज नील। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी इंटेंजिबल असेट है जो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? नील होती है। पर उसका एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं। गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील होगा, ठीक है। रूट परमिट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील होगा। लूम आवर्स भी नील होगा। बोनस शेयर अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001। 2001 को 1 अप्रैल को जो एफएमवी होगी वो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। आपको याद होगा मैंने आपको ऐसा पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है ना हमारा कि अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले की एक्वायर्ड है तो एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट विच हायर ले लेते हैं। अब बोनस शेयर की एक्चुअल कॉस्ट तो 0 होती है तो हमेशा एफएमवी ही ज्यादा होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किए गए हैं उनकी कॉस्ट 2001 की जो मार्केट वैल्यू होगी 1 अप्रैल की वो ही होगी। ओके, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा हमारी नील कॉस्ट का। डन। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन और इनांस कंपनसेशन। हमने कंपलसरी इक्वेशन पढ़ा था और वहां पे ये कहा था कि गवर्नमेंट अगर आपको पैसा लेट देती है तो उस पर इंटरेस्ट भी देगी और वो इंटरेस्ट आपके लिए अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, वो भी 50% डिडक्शन काटने के बाद। ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। और ये टैक्सेबल कब होगा? जब वो आपको मिल जाएगा, मतलब कि रिसिप्ट बेसिस पे। तो यहां हमसे क्या पूछा गया ये देखो, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन और इनांस कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस? नहीं, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक टैक्सेबल होगा नहीं। ऑन रिसिप्ट बेसिस? यस। एग्जम्प्ट नहीं, एग्जम्प्ट नहीं है, 50% डिडक्शन काट के टैक्सेबल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस पे ये टैक्सेबल होगा। ओके, चले आगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 50% डिडक्शन काट के टैक्सेबल होता है इंटरेस्ट। अभी ऊपर ही बताया था आपको, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ओके, चलो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंडिविजुअल परचेज ए पेंटिंग। पेंटिंग मतलब इट्स ए कैपिटल असेट, ठीक है। ऑन 1 नवंबर 2019 फॉर ₹5 लाख, दो इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज 525। मतलब 5,25,000 का सामान आपने 5 लाख में खरीद लिया। इसका मतलब 25,000 रुपये सस्ता खरीदा है। तो गिफ्ट के सेक्शन में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? देखो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। वाई? क्योंकि अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का होता है तो ही टैक्सेबिलिटी आती है 56 to 10 के अंदर, अदरवाइज कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है।
यहाँ तो डिफरेंस ही कितना है 25,000 रुपए का, इसलिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। तो पहला कह रहा है 25,000 गलत है। नील एज दिस इज नॉट गिफ्ट, नहीं गिफ्ट तो है, 25,000 का गिफ्ट तो है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। नील एज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द एक्चुअल कंटेंट डज नॉट एक्सीड 50,000, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। ये गिफ्ट तो है पर क्योंकि 50,000 से कम का गिफ्ट है इसलिए ये टैक्स फ्री होगा, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो दोनों आंसर हो जाएंगे नील, और नील का रीजन ये है कि जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 60 तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है? चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to 10 इज एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल है? सभी पे है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to 10 किस पे एप्लीकेबल है? सब पे एप्लीकेबल है। हम कहीं सिर्फ कंपनी पे है, सिर्फ इंडिविजुअल पे है तो नहीं, सब पे ही एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस ऑन लॉटरी, द रेट फॉर विच सच डिडक्शन इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल डिडक्शन, मतलब अगर किसी बंदे को लॉटरी का अमाउंट मिल रहा है तो कितना टीडीएस कट के मिलेगा? 30.9 नहीं। मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर नहीं। 30%, यस 30% कटता है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। और इफ सच विनिंग इज 10,000, ये भी सही है, ये रेट गलत हो जाएगी, तो आंसर इज सी। 30% कटेगा और वो भी तब जब लॉटरी का अमाउंट 10,000 से ज्यादा का हो। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू द एसएससी फॉर, किस चीज की डिडक्शन नहीं मिलती जब हम अदर सोर्स की बात करते हैं? पर्सनल खर्चे नहीं, पर्सनल खर्चे कहीं पे भी अलाउड नहीं है। डायरेक्ट टैक्स भी कहीं अलाउड नहीं है, जैसे हमने बीएनपी में पढ़ा था वैसे अदर सोर्स में भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, ये भी नहीं मिलेगा। आपको याद है मैंने आपको सेक्शन 58 पढ़ाया था जहां पे लिखा था कि कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होते, ये सारी बातें वहां लिखी हुई है। ऑल ऑफ दी अबव, यस, इनमें से कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता है जब हम अदर सोर्स की इनकम निकाल रहे होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इज नॉट टैक्सेबल, वन ऑफ देम, मतलब ऐसा कब होता है जब इंडिविजुअल को मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है? पहला लिखा है एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड, नहीं, फैमिली फ्रेंड से मिलने वाला गिफ्ट तो टैक्सेबल होता है। एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली, नहीं, खुद की शादी में मिले तो टैक्स फ्री है, किसी और की शादी में मिले तो टैक्स फ्री नहीं है, चाहे वो भाई की शादी हो चाहे वो बहन की शादी हो। ठीक है, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, किसी खुद की शादी, यस, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर खुद की शादी में गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जनरली डिविडेंड इज एग्जम्प्ट, यस हमें पता है डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। एक्सेप्शन क्या है इसका? डिविडेंड मतलब ऐसा कौन सा डिविडेंड, ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा डिविडेंड है जो टैक्सेबल है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फॉरेन कंपनी, यस टैक्सेबल है ये तो। डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ 10,000, ये भी टैक्सेबल है। याद है इसके लिए तो अलग से एक सेक्शन बताया था 115 BBDA, ठीक है, और 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब तो सारे ही टैक्सेबल है, सारे ही इस बात के एक्सेप्शन है कि डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता है, इस बात के ये सारे ही पॉइंट एक्सेप्शन में आते हैं, इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनमें से कौन सी इनकम अदर सोर्स में आती है? अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, नहीं ये तो सैलरी हेड में जाती है। इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, रेस लगाने का एस्टेब्लिशमेंट है आपका तो ये आएगा बिल्कुल अदर सोर्स में आएगा डेफिनेटली। रेंटल इनकम प्रॉपर्टी एसपी में आएगा।
और इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये तो एग्जाम है। तो इसका मतलब आंसर हमारा रह जाएगा बी, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट। ओके, नीचे नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 67, a person is deemed to have substantially interest in a company if he is, आपको याद है क्लबिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि असेसी और उसके रिलेटिव मिला के अगर 20% और मोर शेयर होल्ड करते हैं तो उन्हें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 20% का, तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। द ओनर ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी, एटलीस्ट 20 बोलो या 20 और मोर बोलो, बात एक ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब, however the clubbing provision is not applicable, मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लीकेबल नहीं होते। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो मुझे लगता है, वो ये है माइनर इज ए मैरिड डॉटर, कुछ बुक कहती है कि माइनर मैरिड डॉटर की क्लबिंग होनी चाहिए और कुछ बुक कहती है कि माइनर मैरिड डॉटर की क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कॉन्फ्लिक्टेड है एक चीज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बुक के हिसाब से इसकी क्लबिंग होनी चाहिए और एक हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो इसको एक बार पेंडिंग रखते हैं। आगे चलते हैं, माइनर इज हैंडीकैप्ड एज स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 80U, इसमें तो किसी भी केस में क्लबिंग नहीं होती है। ठीक है, जब बच्चा डिसेबल्ड हो तो उसके इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। ठीक है, पेरेंट्स आर सेपरेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लबिंग होती है। ठीक है, और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे वैसे तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, पर ये ऐसा आंसर है बी जो कि अनडिस्प्यूटेड है, मतलब इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी बुक उठा के आप देख लें, हैंडीकैप्ड बच्चे की इनकम क्लब नहीं होती है। तो इसलिए आप आंसर यहाँ पे लेके चलेंगे बी, माइनर इज हैंडीकैप्ड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 69, एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लब। देखो 60 तो सीधी सीधी बात करता है कि आपने इनकम ट्रांसफर कर दी पर असेट ट्रांसफर नहीं करी, तो वो 60 में कवर होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बेटा, असेट यील्डिंग इनकम इज ट्रांसफर्ड रिवोकेबल, नहीं, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट रेफरिंग द असेट, यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इनकम इज ट्रांसफर, इनकम तो ट्रांसफर कर दी है विदाउट ट्रांसफरिंग एनी असेट यील्डिंग द इनकम, मतलब जिस असेट से इनकम हो रही है उसको ट्रांसफर नहीं करा है, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो सेक्शन 60 में कवर होगा। ओके, क्लबिंग तो इनमें सब में ही होगी ऑलमोस्ट, ए में होगी, बी में होगी। देखिए क्लबिंग तो ए में भी होगी, बी में भी होगी, सी में नहीं होगी, पर हमसे सेक्शन पूछा गया है तो सेक्शन 60 बी पॉइंट को कवर करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, एनी इनकम फ्रॉम ए असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इफ, मतलब अगर अपनी वाइफ को बिना बिना कंसिडरेशन के असेट ट्रांसफर करी गई है तो उसकी क्लबिंग होगी किस केस में। पहला, सच असेट इज होल्ड बाय द स्पाउस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, नहीं, असेट को होल्ड करती है स्पाउस या नहीं करती ये कोई जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप, हाँ मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल, दोनों टाइम। तो रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ द अक्रूवल, बिल्कुल ठीक है ये। ट्रांसफर इज नॉट, ट्रांसफरी इज नॉट ए सीनियर, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दी अबव, कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल, दोनों टाइम पे। ओके, चलिए ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64, जैसे अभी हमने बात की थी ऊपर, an individual have substantial interest in a company if he holds 20% of voting right along with the relative. Here relative do not include, relative किसको include नहीं करते, spouse को करते हैं, father को करते हैं, father in law नहीं, father in law को cover नहीं करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा father in law. ओके, चलिए, फादर इन लॉ रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं आते, ध्यान रहे यहाँ पे नहीं आते। अब इसको आप ऐसे गिफ्ट वाले सेक्शन से लिंक मत कर देना कि सर वहां पे भी फादर इन लॉ गिफ्ट, वहां तो रिलेटिव में आते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते हैं जब हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखते हैं तब। ओके, चलिए आगे लिखा है व्हेन इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज क्लब द असेसिव विल गेट रिडक्शन अंडर सेक्शन 32। कितने की मिलती है? 1500 रुपए। और 1500 आप बोलोगे तो गलत हो जाएगा, अप टू 1500 मिलती है। अप टू 1500 का मतलब है जो एक्चुअल में इनकम हुई है वो, या फिर 1500, दोनों में जो भी कम हो। तो पहला ऑप्शन 1500, ठीक है, देखते हैं सही हो सकता है, अगर इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो। इनकम क्लब सब्जेक्ट टू 1500, यस ये बिल्कुल ठीक है, जितनी इनकम क्लब हुई है वो, या फिर 1500, मैक्सिमम 1500, ठीक है। सच डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल, नहीं ये मिल जाएगी, 1032 में ही मिलती है, सेक्शन तो सही है, नन ऑफ द अबव। तो बेटा आंसर हो जाएगा बी, कि जितनी इनकम क्लब हुई है वो सब्जेक्ट टू कि 1500 ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 73, अनअब्जॉर्ब। अब देखो ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक सवाल घुमा होगा, अनअब्जॉर्ब वर्ड आते हैं आपके माइंड में आएगा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और ध्यान रहे ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं। अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड मोर देन, कितने साल से ज्यादा? 8 साल। 8 साल मतलब 8 असेसमेंट ईयर से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे बिजनेस लॉस को। अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता तो इनफाइनाइट पीरियड होता, पर ये डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा है, ये बिजनेस लॉस की बात है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट हो सकते हैं? एनी इनकम? नहीं। एनी कैपिटल गेन? नहीं। लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है, आपको बताया हुआ है, देखो LTCG CL सिर्फ LTCG से एडजस्ट होता है, और जबकि STCL जो होता है वो LTCG और STCG दोनों से एडजस्ट हो सकता है। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? यस। एनी स्पेकुलेशन? नो। ना ही लॉटरी से होता है, ना ही किसी भी कैपिटल गेन से होता है, और ना ही स्पेकुलेशन से होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉस फ्रॉम द डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव आप समझते हैं, जो आपने पढ़ा होगा ना FM में या फॉरेक्स में पढ़ते हैं, फॉरेक्स और डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल सकते हैं हम, F&O, ठीक है। तो उनका जो लॉस है वो किस में है? देखो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है ये ना कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप उसके बिजनेस में इंगेज्ड हैं, मतलब आपका काम है उसको लेना बेचना, तो वो आपके लिए नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में आता है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेनली यहाँ है कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस है या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस का होता है विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। पर जो डेरिवेटिव्स का बिजनेस है, अगर आप उसको एज ए बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो उसको स्पेशली नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जरूर है स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन को लेके, ठीक है, पर एज पर सजेस्टेड आंसर और एज पर रिसेंट जो भी डिस्कशन हुए हैं उस पे हम इसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में कवर करें। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक कितनी पहुंच रही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।